समाजी कारकुन सैयद अशरफ ने एक बार फिर फैलकॉन शाहीन के अब्दुल सुबहान पर औकाफी जायदाद को गैर कानूनी तौर पर खरीदने और कम किराए पर हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह है कि सैयद अशरफ ने इससे पहले भी अब्दुल सुबहान और उनके वालिद अब्दुल मन्नान पर वफ़ की जायदाद को गैर कानूनी तौर पर ख़रीदने और कई जायदादों को कम किराए पर हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इसके जवाब में अब्दुल सुबहान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैयद अशरफ के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इस ताल्लुक़ से सैयद अशरफ ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अब्दुल सुबहान के बयान पर वजाहत करते हुए कहा है कि उनके पास सबूत हैं और तमाम दस्तावेज़ात के साथ वो बात कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हम आपको सैयद अशरफ का नया प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स भी दिखाएंगे, लेकिन एक बात क्लियर करना भी ज़रूरी है कि बेंगलोर का शाहीन इदारा फैलकॉन शाहीन अलग है और बीदर का शाहीन इदारा अब्दुल कदीर साहब चलाते हैं वो अलग है। दोनों इदारे अलग अलग इदारे हैं। अभी 27 तारीख को 26 की रात को शायद जनाब अब्दुल सुबहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी शुरुआत ऐसे थी कि मड स्लेंडरर इसके माने ये हैं कि कीचड़ उछालने वाला। शुरुआत उनकी वहाँ से हुई थी कि कीचड़ उछालने वाले का मैं क्या जवाब दूंगा। मैं इस ज़िमन में ये कहना चाहूँगा कि अगर सुबहान साहब आप नीचे से ऊपर तक कीचड़ में नहीं बल्कि गंदगी में लथपथ हैं तो मैं कीचड़ कौन क्या उछाल सकेगा आपको। ऐसी बातें तो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा जाहिल हो या माँ बाप की अच्छी तरबियत ना हुई हो और घमंडी इंसान हो। ऐसा इंसान ऐसी बातें करता है। आपको किस चीज़ पर कैसी बात करना है, कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ये आपको मालूम नहीं है। आप अपने बड़ों से सीख लीजिएगा कि कब किसको कैसे एड्रेस करना है। खैर, इस बात को मैं ये करता हूँ, इनके ही इसके ऊपर मैं जाता हूँ। इन्होंने सर्वे नंबर 85 की ज़मीन बीदर की जो लैंड, जो पिछली दफ़े मैंने कहा था कि भाई ये औक़ाफ़ की लैंड है, ये औक़ाफ़ की ज़मीन है, इन्होंने सरासर कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की वक्फ की ज़मीन है ही नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है तो 1972 में उसका नोटिफिकेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? 1972 में जब उसका नोटिफिकेशन होता है तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन रहती है। इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नोटिफिकेशन 1972 में सर्वे नंबर 85 इसमें दर्ज है और इनका सरासर ये कहना ये है कि उन्होंने आउटराइटली ये कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन ये है और रहेगी और इसको हम वापस लेंगे भी, क्योंकि जब इन्होंने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने एक काम ऐसे किया, एक चालाकी ऐसे की कि वक्फ बोर्ड को उसमें जो है ना पार्टी नहीं बनाया। ये उस आदमी से जिनसे इन्होंने ख़रीदा था, उस आदमी से ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड को पार्टी में नहीं बनाना। अब वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया उसमें, तो वक्फ बोर्ड को क्या मालूम कि अंदरूनी क्या चल रहा है। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा कोर्ट है, वहाँ कई मुकदमे आते हैं, कई मुकदमे लड़े जाते हैं, कई मुकदमे खारिज भी होते हैं, सब कुछ होता है। जो वक्फ बोर्ड को इस बात की इत्तला ही नहीं थी, जब नीचे की अदालतों में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाई गई थी तो हाई कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाना चाहिए था। और उनका कहना ये है कि उन्होंने जो है ना ये ज़मीन, अगर वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच पे या सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्डर लाता है तो तब ये जो है ना ये ज़मीन खाली कर देंगे। अरे जनाब, अगर आपको दिमाग है तो दिमाग से सोच के देखिएगा, वक्फ बोर्ड को आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला 2003 का है। 2003 में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया जाता तो किसी भी कीमत में ये ज़मीन बिकती ही नहीं थी, आप ख़रीद भी नहीं सकते थे, लेकिन आपने उनको पार्टी नहीं बनाया। हाँ, हमें जाके कहीं चैलेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है
कि इस बीच में जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था हैदराबाद कर्नाटक ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड। इस ज़मीन में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में कहा, खुले तौर पे ऑर्डर में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये 2003 से पहले आ गया ये ऑर्डर, तो हमें चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं किसी इसमें। इस ऑर्डर के तहत हमें डिप्टी कमिश्नर के सामने जाना है, रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देना है, सिर्फ जाकर रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन हम लोगों को देना है, क्योंकि सुप्रीम का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर में क्या इनको क्या चाहिए, इसमें एक नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन हुए हैं उस जमाने में। एक नोटिफिकेशन हुआ है 1962 में, ये 68 में एक नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, गेजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। गेजेट नोटिफिकेशन हुआ 1968 में एक नोटिफिकेशन हुआ, 1972 में एक नोटिफिकेशन हुआ, जब मुजराई डिपार्टमेंट से वक्फ बोर्ड के लिए सारी जायदादें, पहले ये सब वक्फ की जायदाद भी मुजराई डिपार्टमेंट में थी, तो मुजराई डिपार्टमेंट ने सारी जायदादें करना, इसमें जो है ना वक्फ बोर्ड को, जब वक्फ बोर्ड बना 1970 में, उस टाइम पे जो है ना सारी जायदाद जो है ना वक्फ बोर्ड को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। अब हमारे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, इसमें खुला लिखा है, आया है इसमें, और लिखा गया है कि भाई ये 85 सर्वे नंबर 85 बेल्दकेरे बीदर कस्बा होबली, ये प्रॉपर्टी जो है ना औकाफ की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, चेंजेस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। ये देखिए, इसकी 39 एकड़ सर्वे नंबर 85 में बेल्दकेरे विलेज, इसमें जो है ना 39.38 एकड़ जो है ना ज़मीन औकाफ की है। ये जो है हज़रत सैयद शाह खुदबे शाह के नाम से है। ये हज़रत सैयद शाह अली खुदबे शाह बीदर, ये जो है ना 1972 का गेजेट है। ये इस गेजेट के तहत जो है ना हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको झुटलाने की कोशिश की जा रही है। एक हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर, जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं था, उस फैसले को लेकर ये कह रहे हैं, सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ही नहीं। आप सबसे पहले इस पे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आप गेजेट नोटिफिकेशन को, एक बार गेजेट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, इसके स्टेटस को चेंज किया ही नहीं जा सकता। हाँ, लेने की बात है, उसे आगे कैसे लेना है वो लेंगे, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, लेंगे ज़रूर। और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड आपको ये क्यों देता है, नोटिस क्यों देता है, एनक्रोचमेंट की नोटिस अंडर सेक्शन 52, ये नोटिस क्यों मिल रही है आपको? आपने अपने बयान में कहा है कि हमने उनको जवाब दे दिया। इनका जवाब ये रहा कि जिस नोटिस को उन्होंने दिया था उसका हमने जवाब दे दिया है। ये नोटिस जवाब देने के लिए नहीं थी, गौर करने की बात है यहाँ, ये नोटिस जवाब देने की नहीं थी, अपीयर होने के लिए दी गई थी। आप पढ़ सकते हैं यहाँ, आपको अपीयर होने के लिए वक्फ के कानून 51 सेक्शन के अंडर 1952 अमेंडेड वक्फ कानून 2013, तो आपको जो है ना ऑन बिफोर दिस ऑफिस 7/9/2022 को आपको कोर्ट हॉल में अपीयर होने के लिए कहा है। ये अपीयरेंस का नोटिस था। आप अपने जवाब के साथ अपीयरेंस हो सकते हैं। जवाब हमने जवाब दे दिया, आप अपीयर क्यों नहीं हुए? ये नोटिस अपीयरेंस के लिए है, इसमें बताया है। और इसमें जो है ना नोटिस किस किस को दिया है, एक नोटिस जो है ना अब्दुल मन्नान, इनके नाम रजिस्टर हुई है। इसकी ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 8 में है, एक सर्वे नंबर 85 में 8 एकड़ 35 कुंटे। अब्दुल मन्नान जो सुभान के वालिद हैं, उनके नाम 8 एकड़ 35 कुंटे रजिस्टर हुई है।
और रजिस्टर हुई है ये 9/3, रजिस्ट्रेशन का इनका डेट है 16/5/2017 को। और एक नोटिस गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से, एक 16/5/2017 नोटिस गया वक्फ बोर्ड से। ये नोटिस इनकी गई है 7/9/22। हाँ 24/8/22, 24/8/22 को नोटिस गई है। दोनों नोटिस एक ही डेट में गई, 24/8/22 को। और दूसरी नोटिस गई है, एक प्रेम कुमार को गई है और दूसरी सुभान अब्दुल सुभान को गई है और तीसरी सबीहा तबस्सुम के नाम गई है। ये तीनों नोटिसें जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको जारी की गई है। अब ये जो है ना, जो आप कह रहे हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरासर गलत है। आपको इस तरह से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात का फायदा दूसरे भी उठाएंगे। औकाफ की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके बैठे हैं उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। ऐसे बयानात देने से गुरेज करें आप। उसके बाद आपने ये कहा है, आपने मार्केट रेट पे खरीदी, वो खरीदी जो खुद भी खरीदी, आप इलीगल है उस पर जो है ना कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रेस्टोरेशन में जाएगी और रेस्टोर हो जाएगी वक्फ बोर्ड में। कोई ऐसी कोई ये नहीं है, हमें किसी भी कोर्ट में जाकर जो है ना उसे चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता उन साहब का। एक साहब बड़ी हस्ती हैं, बीदर से मेरे पास फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन उन साहब का नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि वो खुद आने वाले ही। आने के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि अशरफ साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुझे मालूम है, मुझे 75-80 अब मैं 77 साल का हो गया हूँ, मुझे मालूम है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। जहाँ इन्होंने ख़रीदी है उससे जो है ना कम 100 कदम पे जो है ना दरगाह भी है। जिस दरगाह के नाम ये है वो प्रॉपर्टी दरगाह भी है वहाँ। ये जो इन्होंने ख़रीदा है गलत ख़रीदा है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को वापस वक्फ में रजिस्टर करा के दूंगा, ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता अभी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो है ना इन्होंने जो गलती की है ख़रीद के, मैं इस वक्फ की प्रॉपर्टी को वापस वक्फ के लिए वक्फ कराऊंगा, ये उनका वादा है। अब वो फिल वक्त कहीं बाहर हैं, वो आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे मिल लूँगा, ये उनकी तरफ से था। और दूसरी ज़मीन ताहा की ज़मीन का मामला उन्होंने उठाया है। नहीं, यतीम खाने की ज़मीन पे जाते हैं पहले। यतीम खाने की ज़मीन जो है, बिस्मिल्लाह, देखिए यतीम खाने की ज़मीन जो है इन्होंने यहाँ लिया है, किराए पे लीज पे लिया है। रोशन मस्जिद वन एग्रीमेंट was it? अच्छा लीजिए, ताहा की मस्जिद का मामला है ये ताहा की प्रॉपर्टी का मामला है। मैं पहले इसको लेता हूँ। ताहा में जो है ना इन्होंने कहा है कि इन्होंने 16,000 स्क्वायर फुट, नहीं यतीम खाने की है 16, हाँ अच्छा चलिए 16,000 स्क्वायर फुट यतीम खाने की ज़मीन का इन्होंने मामला उठाया है। इसमें कहा है कि 2018 में ये 20 रुपये फ़ी स्क्वायर फीट यतीम खाना इस्लाम से 11 महीने की लीज पर हासिल किए हैं और 5% बढ़ोतरी हर साल 11 महीने का रिन्यू हुआ है। इस पर उन्होंने ब्लॉक करार दिया। ये जो है ना यतीम खाने की मस्जिद जो है, इसका जो मामला है क्वींस रोड का, इसमें जो है ना इन्होंने कहा है कि 16,000 स्क्वायर फुट, 16,000 स्क्वायर फुट की कीमत इन्होंने बताई है, लीज पे लिया है इन्होंने 20 रुपये, और क्लेम किया है कि ये जो है ना मार्केट रेट है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये मार्केट रेट है ही नहीं है। 20 रुपये जो है ना बिल्कुल जो है ना इतना कम किराया इन्होंने फिक्स कराया है कि यहाँ जो है ना क्या हुआ है ये बता दूँ मैं आपको कि बाजू जो है ना शिफा हॉस्पिटल वाले वहाँ क्या दे रहे हैं, उन्होंने किराया जो है ना उनका किराया है 80 रुपये स्क्वायर फुट,
60 रुपये से लेके 80 रुपये स्क्वायर फुट प्लस GST शिफा हॉस्पिटल वाले आज दे रहे हैं। बिल्डिंग तो एक ही है, साथ ही है बिल्डिंग ये भी, तो यहां का किराया 20 रुपये क्यों? शिफा हॉस्पिटल का किराया 60 से 80 रुपये क्यों? और ये कह रहे हैं कि मार्केट रेट है। मार्केट रेट है कहां है? 20 रुपये का मतलब जो है ना, 20 रुपये से आप कह रहे हैं, बाजू शिफा वाला जो दे रहे हैं, शिफा हॉस्पिटल 60 से 80 रुपये दे रहे हैं। 60, 70, 80 तीन इसमें दे रहे हैं। मैं दरमियान में कुछ बोल दूं जी। शिफा हॉस्पिटल जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। अब इनका कहना है कि इनका पे जो बोल रही है, उनका कहना है कि वो जिन सीट सही वो स्ट्रक्चर क्या भी नहीं है, खुला है ना, हॉल था। हम लोग जो है उसको है ना कुछ हमारे जरूरत के मुताबिक बना लिए नहीं। अब इसलिए जो है वो किराया मुनासिब है। 3rd फ्लोर में है। अच्छा। वो भी है ना 3rd फ्लोर में है, जिन सीट का है इधर बोल के। अब वो शीटों का सिर्फ है ना ऊपर छत डाल के ही, दूसरा कुछ नहीं है कर बोल कर। 80 रुपये से किराया 50% कम भी करेंगे आप तो 40 रुपये तो होना, डबल तो होना चाहिए। 20 रुपये कैसे? वहां भी जनशीट का ये 3rd 4th फ्लोर में उनके, वो भी जनशीट है, उसमें 60 रुपये दे रहे हैं वो किराया। 60 से 80 की बात कर रहा हूं मैं। 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक किराया दे रहे हैं। देने वाले कई को दिए 20 रुपये से, किसे? देने वाले वही तो इन्होंने क्यों दिए ये भी बताता हूं मैं। इन्होंने इस बात का वादा किया था कि यतीम बच्चों को पढ़ाएंगे। कहा कि एग्रीमेंट में क्या है? प्रीमाइसेस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑन चैरिटेबल बेसिस, ये उनका दस्तखत है इसके ऊपर, ताहा का। नहीं, सबको लागू होता है ना, वक्त के औकाफ के सारी जायदाद में रखो। प्रॉपर्टी है, अलग प्रॉपर्टी ना। यतीम खाने को ना वैसा कुछ एग्रीमेंट करके दिए ही क्या? किसे? यतीम बच्चों को मुफ्त पढ़ाती कर बोलकर वैसा कुछ है क्या? हाँ है, अग्रीमेंट है उनका। यतीम बच्चों को फ्री पढ़ाने का अग्रीमेंट है उनके पास, उनका। यतीम खाने के साथ ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है? किसका? नहीं, अग्रीमेंट उनका यतीम बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का वादा किया था, पूरे बच्चों को। प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, तो उसे हमें ये नहीं कर सकते ना, वो कंपेयर नहीं कर सकते ना। कौन सी? वो अलग है, उनका माहिदा अलग है, इनका माहिदा अलग। अच्छा, आप छोड़िए उसको। यतीम बच्चों से फीस वसूल करना जायज़ है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपको 20 रुपये किराए में हम ज़मीन दे रहे हैं आपको, हम जायदाद 20 रुपये किराए में दे रहे हैं आपको। आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? यतीमों से आपका खुद कहना है कि 72,000 रुपये हम सालाना उनसे फ़ीस लेते हैं। नहीं, जो इदारा ये यतीम खाना चला रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट है, अच्छी माकूल आमदनी है। वो दिए तो भी जो है कुछ ऐसा कुछ है ना, वो क्या भी उनको फर्क पड़ने वाला नहीं। माहाना जो है लाखों रुपए वहाँ किराए की शक्ल में आता आ रहे हैं, वो खर्च भी हो रहा है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि हमारे 12 यतीम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, 50 नहीं पढ़ते, 12 यतीम बच्चे पढ़ते हैं। और यतीमों को सदका, ज़कात, फितरा वगैरह से पैसा आता है सो, और उसमें भी मेरी भागीदारी है। बोले तो 50% उनको पढ़ाने के लिए भी मैं लेता हूँ, यहाँ 20 रुपये किराए पे भी मैं कंसेशन में लेता हूँ। बोले तो इसका क्या मतलब है? 60 और 80 रुपये बाजू दे रहा है, तो यहाँ 20 रुपये किराया क्यों? कुछ तो बढ़ोतरी चाहिए ना इसमें भी। उसे उनको भी सवाल करना चाहिए ना। बिल्कुल मैं उनको भी कह रहा हूँ। मैं आप किस बेसिस पे इनको दिए? आप किस बेसिस पे? मैं यतीम खाने वालों से भी सवाल यही कर रहा हूँ, आप कौन सी बेसिस के ऊपर इनको 20 रुपये में आप दिए? जबकि आप खुद जो है ना, बाजू की प्रॉपर्टी, वो भी यतीम खाने की प्रॉपर्टी, 60 और 80 के बीच में आप दे रहे हैं उनको। तालीम का मकसद हो इसलिए कम किए। तालीम किसको मिल रही है? तालीम तो क्यों ये क्यों वक्फ बोर्ड की ज़मीन क्यों तालीम के लिए आप खरीदिएगा? अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेके ये करिएगा, वहाँ आप बनाइएगा। कौन मना कर रहा है आपको? औकाफ की प्रॉपर्टी क्यों? औकाफ की प्रॉपर्टियाँ को गैरेज डाल लगो, बड़े प्रॉपर्टियाँ पकड़ लगो बेटी, गैरेज बना लगो, मोटर गैरेज। क्या की तालीम दे रही, क्या की कर रही,
सर एनीवे बोलिए। अब तालीम देने का ये मतलब नहीं है कि आप कम से कम हमारे 50% बच्चों को पढ़ाते, फ्री पढ़ाते, तो आप उसके हकदार हैं। हाँ, 12 बच्चे हमारे यतीम बच्चे, आप ही का कहना है 12 बच्चे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। यतीमों को आप माफ नहीं करते थे, फीस कर नहीं सकते थे? आप लूट रहे हैं। 1,85,000 रुपये, 1,88,000 रुपये फीस आपने ही खुद कहा है, आप ही की लिखावट है ये। 1,88,000 रुपये फीस ये लेते हैं और यतीम बच्चों से ये 72,000 रुपये फीस लेता हूं, ये कहा है उन्होंने। तो हमारे 12 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्यों आपको कंसेशन में जमीन दे, बताइएगा? लैंडलॉर्ड बोलना होगा। हाँ? ठीक है। उनको भी, उनसे भी सवाल है मेरा, आपको बताना चाहिए किस आधार पे आपने दिया है इसको। हाँ? अब रहा जो है ना आपका, आप कह रहे हैं कि हम बाकायदा किराया अदा कर रहे हैं। बाकायदा कोई किराया अदा नहीं हो रहा है। 2014 से लेकर ताहा के किराए में 2014 से लेकर 2023 यतीम खाने का ताहा 2014 से लेकर 2023 तक ताहा का कोई किराया अदा नहीं हुआ है। बोर्ड को दी इनकर को बोल रहे हैं ना। बोर्ड को उन्होंने कहा है कि 17 लाख रुपए का चेक हम तैयार रखें बोर्ड को देने के लिए। एक चेक की बात कर रहे हैं, 17 लाख की चेक की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, आप किराया बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कब से? 2014 से लेकर 2023 तक आपने किराया दिया ही नहीं है। उसके लिए उनका कहना यह है कि जी, बिल्डिंग पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम वो खर्च किए ही, वो रकम में एडजस्ट कर लिए ही, वो हिसाब किताब बराबर जो है ताहा को देकर ही वो भी मान लिए ही गड़बड़ को, उनका कहना है। अच्छा साहब, ये अग्रीमेंट इस तरह का होना चाहिए ना। फिर अग्रीमेंट में क्या है? क्या द शाहीन विल मेक द इंक्रीमेंट ऑन रेंट, ये नहीं, फर्दर कंस्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग अबव सेकंड फ्लोर विल बी। अब इत्तेफाक से इसमें 2 आपके ये हुए हैं अग्रीमेंट्स। एक अग्रीमेंट होता है शाहीन के साथ, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इस अग्रीमेंट के तहत जो है ना, जो भी बिल्डिंग आप देने के बाद जो भी अखराजात, जो भी अपनी सहूलत के मुताबिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी शाहीन पे होती है। ये अग्रीमेंट है, पढ़िएगा। उनका कहना अलग है, ये अग्रीमेंट है, पढ़िएगा। उनका कहना क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट क्या कह रहा है इस पे देखिएगा। हाँ, इट इज जो भी आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, आप जिस तरह की भी बिल्डिंग आप बनाएंगे, इसके अखराजात शाहीन करेगा। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये शाहीन नहीं करेगा? वो उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप, ताहा के ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी सहूलत के मुताबिक, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, उनकी शाहीन की नहीं। रिपेयर्स में इसमें शुद्ध ये लेकर ही ये जो है क्लास जो है रिपेयर्स में आता है, वो एक फ्लोर ही पूरा बनाए, कंस्ट्रक्शन किए कर बोलकर उनका क्लेम है। वो क्या 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर है, कुछ पता नहीं, पूरा फ्लोर हम खर्च करके रिक्वेस्ट पर करें बोल के वो डॉक्यूमेंट भी दिखाए, जो रिक्वेस्ट कमेटी की तरफ से करें। किसे देखिए, अभी इन्होंने जो है ना, इस वालों ने जो है ना, यही ताहा वालों ने 93,22,255 रुपीज़ 31/3/2023 को क्लेम कर रही है कोर्ट में। क्यों क्लेम कर रही है? और उन्होंने हर एक इसका ये बताया है, रेंट बखिया बताया है। अग्रीमेंट के मुताबिक आपको बिल्डिंग बनाना है, जो कुछ भी करना है तो ये आपका है, क्योंकि आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर रहे हैं। सो वहाँ कॉलेज के लिए बिल्डिंग दिए थे, सो इसकी बिल्डिंग आपको ये चलाने के लिए नहीं, गर्ल्स हॉस्टल चलाने के लिए नहीं दिए थे। वहाँ अब गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, सो कॉलेज नहीं चल रहा है वहाँ। अगर आपके इससे आप खुद बना ले रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी क्यों, इसमें क्यों है, ताहा पे क्यों है? बिल्कुल ताहा के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको कॉलेज चलाने के लिए बिल्डिंग दी थी, आप उसे गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं, तो वो पैसा क्यों देगा ताहा? क्यों उससे खर्च, वो अखराजात बर्दाश्त करेगा?
कहा कभी ऐसा अग्रीमेंट है ही नहीं है। अग्रीमेंट में जो कहा है जितना भी अखराजात होंगे बिल्डिंग पे वो दैट इज बोर्न बाय द शाहीन, ये अग्रीमेंट में है। जब आप इस बात का वादा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हम जो है ना चैरिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, चैरिटी में कोई मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जा रहा है, अभी आगे चल के आएगा, ये तो शुरुआत है। अभी क्या करोड़ों का पैसा ले आए हैं, लाखों नहीं करोड़ों ले आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से करोड़ों का पैसा गया है। और वो कहाँ चला गया पैसा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। क्या अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इसको डॉक्टर बनाया, इसे इंजीनियर बनाया, इसे ये बनाया, उसे ये बनाया, आप खुदाई दावे कर रहे हैं क्या? जब बच्चा पैदा होने से पहले अल्लाह ताला उसकी किस्मत लिख देता है कि तू दुनिया में जाने के बाद यही बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। आपने कुछ नहीं किया है, आपने अगर पढ़ाया भी है तो पैसे लेके पढ़ाया है, पैसों के बगैर नहीं पढ़ाया आपने, पैसे लेके पढ़ाया है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वक्त पे उनको फीस नहीं अदा की है तो उन स्टूडेंट्स को उन्होंने एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया है। ये मेरे पास उसका भी ये है, सबूत है मेरे पास, अपीयर होने नहीं दिया है इन्होंने। तो मुसलमानों की बात क्या कर रहे हैं आप? चैरिटी में कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? अगर आप चैरिटी में नहीं पढ़ा रहे तो आपको क्यों देना है? और इतना झूठ, इतना झूठा बयान ये इन्होंने कहा है कि ये जो है ना बिस्मिल्लाह शाह में ये 3 लाख रुपए किराया दे रहे, ये इस पे लिखा है। लेकिन मेरे पास जो अग्रीमेंट है वो 1 लाख रुपए है। 30,000 स्क्वायर फुट का ये जो है ना किराया 1 लाख रुपए है। और 3 लाख रुपए दे रहा हूं, 3 लाख रुपए में 2 लाख रुपए कहां चले गए? और किसको दिया आपने 2 लाख रुपए? किसको दे रहे हैं आप? अग्रीमेंट के मुताबिक 11 महीने का अग्रीमेंट है आपके पास। 1 लाख रुपए जो है ना 30,000 स्क्वायर फुट को 1 लाख रुपए आप किराया दे रहे हैं, ये अग्रीमेंट है मेरे पास। तो ये आपका कहना यह है कि 3 लाख रुपए दे रहा हूं, कहां से दे रहे? 3 लाख रुपए किसको दे रहे? 3 लाख रुपए। अच्छा, 30,000 स्क्वायर फुट 1 लाख रुपए किराया माहाना, मार्केट रेट दे रहा हूं बोल रहे ना। ये माहाना 1 लाख रुपए किराए पे कितना ये हो रहा है मालूम है? कैलकुलेशन करें तो 3 रुपए 33 पैसे पर स्क्वायर फुट, 3 रुपये 33 पैसे पर स्क्वायर फुट काकबन रोड की प्रॉपर्टी को। और मार्केट रेट देने की बात करते हैं आप, कहां मार्केट रेट कहां दे मिल रहा है हमें? 3 रुपए 33 पैसे ये मार्केट रेट है क्या पर स्क्वायर फुट पे? 1 लाख आप किराया दे रहे हैं 30,000 स्क्वायर फुट को। अच्छा, उसमें जो है ना FIR जो हुआ है, FIR में इनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि बेनिफिशियरी ये है, बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए था, बेनिफिशियरी का वो नाम नहीं है उसमें। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है ना एडिशनल चार्जशीट ये कराए, उसमें जो है ना बेनिफिशियरी का नाम जो है ना इंक्लूड करा के इनके खिलाफ FIR कराए फौरी तौर पर, वरना हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर आप जो काम नहीं कर रहे हैं उसे हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर बेनिफिशियरी का नाम होना जरूरी है FIR में। 3 रुपये 33 पैसे, जरा अंदाजा लगाइए मार्केट रेट है कोई? 1 लाख रुपए को आप डिवाइड करिएगा 1 महीने में 30 डेज में, 3 रुपये 33 पैसे आ रहा है। और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं उनको किराया ही, मार्केट रेट। वहां कम से कम किराया उसका जो है ना 5 से 7 लाख रुपए होना चाहिए। 1 लाख रुपए किराया हर जगह, आप क्यों ऐसे ये ले रहे हैं? अब इसकी मस्जिद है, नहीं बिस्मिल्लाह शाह की नहीं, ये जो रोशन मस्जिद, मैसूर रोड की रोशन मस्जिद, रोशन मस्जिद जो है वहाँ आप 2 लाख रुपए किराया देने की बात कर रहे हैं, ये आपका बयान है। माहाना देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाह शाह ट्रस्ट को इनकी इमारत का किराया माहाना 3 लाख रुपए पाबंदी से अदा कर रहे हैं। 3 लाख रुपए की बात नहीं, 1 लाख रुपए का ये है आपका अग्रीमेंट है। तो 3 लाख कैसे दे रहे हैं आप? 2 लाख और किसको दे रहे हैं? कहां गए वो 2 लाख? सिर्फ
1 लाख मस्जिद के अकाउंट में जा रहा है, तो 2 लाख और कहां जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं आप? ऑफ द रिकॉर्ड किसको जा रहा है, अंडर हैंड किसको जा रहा है वो पैसा? अगर आप दे रहे हैं तो इसका यह बताइए अग्रीमेंट क्यों 1 लाख रुपए को है? सो 3 लाख जब आपको देना है तो अग्रीमेंट क्यों 1 लाख रुपए को है? और जो इसकी मस्जिद है रोशन मस्जिद, माहाना 2 लाख रुपए दे रहे हैं, पूरी बिल्डिंग का किराया 2 लाख रुपए। अब बाजू की एक बिल्डिंग है, उसमें 2 दुकान है। इत्तेफाक से आज मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूं। 18 बाई 20 का एक दुकान है, तीसरी बिल्डिंग वहां से, जो रोशन मस्जिद की बिल्डिंग है वहां से तीसरी बिल्डिंग, उसका किराया, उसका जो है ना डायमेंशन है 18 बाई 20, 3,360 स्क्वायर फुट। 360 स्क्वायर फुट का किराया कितना है मालूम है? वो अग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, इत्तेफाक से मैं नहीं ला पाया आज, नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। उसका 1,60,000 रुपए किराया है। 360 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग का, दुकान का किराया 1,60,000 रुपए, और यहां पूरी बिल्डिंग का किराया 2 लाख रुपए। ये मार्केट रेट है? तो जब मार्केट रेट की बात कर रहे हैं तो आप मार्केट रेट दीजिएगा, झूठ क्यों बोलना है? आप बताइए, अगर मार्केट रेट दे रही है तो आप बताइएगा कहां से और किसको किराया जा रहा है। ये रोशन मस्जिद कितनी है जगह, वो मतलब कितने स्क्वायर पूरी बिल्डिंग है वो, अभी तक उसके डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिले हम ना। इनका मैं इनके इसके ऊपर कह रहा हूं, सो 2 लाख रुपए किराया बता रही है। इनके स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूं मैं आज, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं। इनके स्टेटमेंट में देखिए, इन्होंने कहा है कि बताया कि शहर के मैसूर रोड पर वाक़िया रोशन मस्जिद कमेटी को उनकी इमारत का किराया माहाना 2 लाख रुपये पाबंदी से अदा कर रहे हैं। अब 2 लाख रुपए एक छोटे से दुकान का किराया 1,60,000 रुपये है, तो इस बिल्डिंग का किराया कितना होना चाहिए बताइए? वो भी मेन रोड पर है क्या? मेन रोड पे है ना, मेन रोड पे। वहां से तीसरी दुकान की बात कर रहा हूं मैं। अब वो मुझे ला के दिए थे, मैं इत्तेफाक से घर भूल आया, मैं वो डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट भी आपको बताता हूं। 1,60,000 रुपये 360 स्क्वायर फुट की दुकान का किराया। वो पत्ते तंबाकू की दुकान है, वो भी बताता हूं मैं आपको। बीड़ी का पता और पत्ते तंबाकू की दुकान रखा है, वो 1,60,000 रुपये किराया देता हूं। अब पूरी बिल्डिंग का किराया कम से कम 10 लाख रुपए तो आना चाहिए हमें। अब रहा, इन्होंने कहा है कि 17 लाख रुपए मैं डीडी बना के रखा हूं, 27/7/2023 से डीडी मेरे पास है, 17 लाख रुपए दे रहा हूं। 17 लाख रुपए देने का ये नहीं है, 1,62,50,000 रुपये आपको देने हैं। 17 लाख क्यों देंगे आप? ये आपका है, आप ही का स्टेटमेंट है, ये आपने बताया है। 17 लाख रुपए मेरे पास, मैं चेक, ये वक्फ बोर्ड क्यों लेगा पैसा? आप पूरा पैसा देंगे तो तब लेगा ना वक्फ बोर्ड। 17 लाख रुपए का आप बता रहे हैं चेक। अगर वक्फ बोर्ड नहीं ले रहा है तो आप क्यों उसको ये कर रहे हैं? उसको आप पोस्ट भी कर सकते थे ना, रजिस्टर पोस्ट से भी भेज सकते थे ना। ड्रामा कर रहे हैं क्या यहाँ? मेरे पास चेक बना है तो बना के रख लीजिए आप, या आपका ये है। अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप उसको पोस्ट से भी भेज सकते थे, क्यों नहीं भेजा? ड्रामा कब तक कर रहे हो? तो इसमें जो है ना, अब दोबारा जो है ना वहां काम जो कर रहे हैं आप, उसका कोई परमिशन नहीं है आपके पास, कोई परमिशन नहीं है। ताहा की बिल्डिंग पे जो काम चल रहा है उसका कोई परमिशन नहीं है आपके पास। कल अगर कारपोरेशन वाले आके सारी बिल्डिंग ढा देंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि ऑलरेडी कारपोरेशन वाले जो है ना नोटिस इशू कर चुके हैं, ये लीजिएगा, कारपोरेशन वाले नोटिस इशू कर चुके हैं। अगर आके पूरी बिल्डिंग ढा देंगे कारपोरेशन वाले तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नुकसान किसका होगा?
आपको परमिशन लेके बनाना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात आपको आज ये बताना चाहूँगा मैं कि सब अपनी जगह हैं बातें, जो आपकी इंस्टीट्यूशन चल रही है, आपके पास गौर तलब, ज़रा गौर से सुनिएगा, आपके पास सिर्फ 2 लाइसेंस हैं, बराबर है साहब? ये कारपोरेशन ने इशू किया है और 2 नोटिस गए हैं, तीसरी नोटिस पे डेमोलिशन आता है, 2 नोटिस के बाद तीसरी नोटिस पे डेमोलिशन आता है। सारी बिल्डिंग अगर डेमोलिश करे तो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी गलती से हमारी बिल्डिंग को खतरा है। सबसे ज्यादा बात जो है ना, जो बताना है, आपके पास सिर्फ 2 कॉलेज चलाने के लाइसेंस है। पीयू कॉलेजेस का परमिशन आपके पास सिर्फ 2 या 3 किसी और का है कहते वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2 कॉलेज है। अब 20 से ज्यादा कॉलेजेस किस बेसिस पे चला रहे हैं? कौन से, on what grounds, on what basis you are running more than 20 colleges illegally? जो बच्चे, ये कल अगर पीयू बोर्ड आपको एक नोटिस देके जो है ना सारे कॉलेजेस से ये कह देगा कि कोई एडमिशन नहीं होगा, तो बच्चे जो एडमिट हुए हैं उनका क्या होगा? कहाँ जाना है बच्चे? वो कहाँ जाएंगे बच्चे? वो इलीगली आप चला रहे हैं, लीगली तो है नहीं है। लीगली है तो ले आइए आप अपने पास, कितने लाइसेंस है? जहां तक मुझे मालूम है, अभी तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, वो निकाल रहा हूं मैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। 3 लाइसेंस आपके पास है, 3 कॉलेजेस का परमिशन है। सो धड़े से आप हर जगह खोल रहे हैं लाइसेंस, अब कॉलेजेस खोल रहे हैं, पीयू कॉलेजेस। तो आपको परमिशन कहां से मिला है? कौन दिया है परमिशन? कल अगर कोई बात ऐसी हो गई जिसमें अगर अफिलिएशन विड्रॉ हो गया, तो हमारे बच्चे जिनको आप झांसा दे रहे हैं ना पीयू के साथ साथ जो है ना नीट बोल के, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों के वालिदैन को चौकन्ना होना चाहिए। जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि कॉलेज अफिलिएटेड है बोर्ड से, तब तक आपको जमा बच्चों को वहाँ दाखिला देना नहीं चाहिए। हाँ, उस कॉलेज में अफिलिएशन है तो दीजिएगा। जहां अफिलिएशन नहीं है वहां आप बच्चों को अगर भर्ती कराएंगे तो नुकसान आपका होगा, बच्चों का होगा। बच्चों का साल जाया हो जाएगा वहां। बच्चों के इसके ऊपर जो है ना खेलने की कोशिश मत करिएगा। आप जो है ना, आपके पास परमिशन सिर्फ 2 या 3 कॉलेजेस का है, आप 20 कॉलेज चला रहे हैं। कहां से परमिशन आपके पास आया? कौन दे दिया आपको परमिशन? किस बेसिस पे आप चला रहे हैं? कल अगर बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन करेगा? कहां जाएंगे बच्चे? वो फिर सरकारी कॉलेज में जाना पड़ेगा उनको, बच्चों को, क्योंकि सरकारी आ सकती है उनके रेस्क्यू के लिए और कोई नहीं आ सकता वहां। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट मेरे निकल रहे हैं, आ रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट, 2 चीज़ें आएंगे अगले बार जो है ना। अब जो है ना मेरे पास एक है, करोड़ों रुपए बच्चों के नाम ले आए हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑर्डर है ये, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है ये। करोड़ों रुपए इनको दिए गए हैं। वो पैसा कहाँ चले गया? वो स्कॉलरशिप का। अब 1 साल का मैं आप बताता हूँ पूरा, मैं आपको 2014 से लेके 2023 तक का मैं निकाल रहा हूँ। कर्नाटक में 2 कॉलेजेस को दिए हैं। एक कर्नाटक अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी 2014-15 में। अब ये मैं आपकी जानकारी के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाए और ये पैसा कहाँ गया, कैसे ये हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी हो रही है, मैं सब आपको बताता हूँ बाद में। 2014 में जो है ना अल्लामा एजुकेशन सोसाइटी, अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, ये है बीदर में, 1 करोड़ रुपया लिया 2014-15 में। इन्हीं का है वो।
इनके 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक शाहीन, एक अल्लामा शाहीन फाल्कन, एक अल्लामा एजुकेशन इकबाल एजुकेशन सोसाइटी। यहाँ 1 करोड़ रुपये इनको 2014 और 15 में मिला। उसके बाद फिर इसी सोसाइटी को 5,91,125 रुपये एक मिला। और यहाँ अल्लामीन एजुकेशन सोसाइटी को 13 लाख मिले हैं। फिर इसी सोसाइटी को 50,30,000 मिला। ये जो है ना, ये सिर्फ जो है ना इसमें मिले हैं, और ये बाकी के भी आ गए मेरे पास, लेकिन और आना है। जब आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपसे बात करूंगा इस पे। ये पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा किसको दिया है? गरीब बच्चों के लिए। आप माँ बाप से फीस भी ले रहे हैं और सरकार से इमदाद भी ले रहे हैं, दोनों तरफ से आप फायदा उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए जो है ना, अभी चंद दिनों में ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, फिर मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मिलूँगा, बताऊँगा कि ये कैसा, ये जो है ना धांधली हो रही है, कैसा घोटाला चल रहा है। करोड़ों रुपए, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है आज की तारीख में 25 से 30 करोड़ रुपए इनको मिले हैं 10 साल में, और उसका हिसाब किसी के पास भी नहीं है। कहाँ चला गया वो पैसा? मुझे ये भी मालूम है कि वो कई अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो गए वो पैसे। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ और है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है वो। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना इलीगली, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आप तो पैसा यहाँ दे के जो है ना, बच्चों को पैसा ले के पढ़ाते थे, आप उनको रहने सहने की ये जो है ना गुंजाइश, इसकी पैसा लेके करते थे आप, उसकी सहूलत देते थे। लेकिन आपको मैं फ्री दिल्ली में जो है ना बोर्डिंग लॉजिंग का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। शुक्रिया।